अब स्वरों के इस विभाजन के बाद, सामान्य स्वर 9 के बाद, वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 पढ़ने के बाद, या पाणिनीय शिक्षा या वैदिक प्रक्रिया वेदांग शिक्षा में स्वरों की कुल संख्या 21 या 22 पढ़ने के बाद दूसरा जो वर्णमाला का वर्ण हम पढ़ रहे थे उसका नाम था व्यंजन। दोस्तों, व्यंजन के परिभाषा में संस्कृत व्याकरण में लिखा है स्वरम अनुयोज्यम या स्वरम अन्वग भवति इति व्यंजनम, यानी एक ऐसा वर्ण जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है, जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है, ऐसे वर्ण का नाम होता है व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यंजन बिना स्वर के कभी प्रयुक्त नहीं होता है। एक छोटा सा मैंने आपको इशारा भी किया था कि मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। स्वरों की अपने आप में पूर्ण मात्राएं होती हैं, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, लेकिन व्यंजन के लिए मैंने आपसे कहा भी था कि व्यंजन की बेचारे की आधी मात्रा होती है। इसलिए हम बोलचाल में कह देते हैं लिखो आधा क, लिखो आधा ग, आधा आधा करके हम व्यंजन के लिए बोलते हैं। चलिए, तो दूसरा जो हमारा वर्ण है उसका नाम है व्यंजनम, उसका नाम है व्यंजनम। व्यंजनम में से आप देखेंगे यदि मैं अनुस्वार हटा दूं तो, या मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, तो निश्चित रूप से उसका अर्थ हो जाएगा व्यंजनम, और व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों पंखा। यहाँ मैंने व्यंजनम लिखा है। चलिए बात करें व्यंजनम का कि संस्कृत सम्मत या इस शब्द के व्याकरण के आधार पर इसका क्या अर्थ होता होगा, तो वहां पर लिखा है स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। ऐसा कौन है वर्ण वो? अच्छा, अनुस्वार रूप में भी आप लिख सकते हैं, ऐसा स्वभावतः आपकी आदत में सब पड़ा हुआ है। अनुस्वार को जो परसवर्ण संधि में करते हैं तो चच जजैया हो जाता है, और सामान्य में ऐसा भी लिख देते हैं। तो स्वरम यानी जो स्वर को, अनु यानी पीछे, योज्य माना जो जोड़ कर आता है, ऐसा वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसको हम दूसरी तरह से स्वरम अन्वग भवति इति व्यंजनम ऐसा भी कह सकते हैं। तो स्वर को पीछे जोड़कर आने वाला जो वर्ण है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी परिभाषा की यदि हम बात करें तो वहाँ लिखा होता है जिस वर्ण का या जिसका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है, जिस वर्ण का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है, स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता है, ऐसा वर्ण आपका व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वरों के समान जिन वर्णों के उच्चारण में, जैसे स्वर आप पढ़ रहे थे तो स्वर में तो किसी वर्ण की आपको आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए आप स्वरों को स्वतंत्र वर्ण पढ़ रहे थे, जबकि व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब बताइए, वर्णों में 2 ही तो प्रकार थे ना, एक हमारे पास व्यंजन पढ़ रहे हैं उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, एक हमने दूसरा स्वर पढ़ा है। अब जब व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होगा तो वो अपने ही समान किसी साथी के पास जाएगा उच्चारण की सहायता के लिए, तो व्यंजन से दूसरा कौन है? स्वर। इसलिए हम कह देते हैं कि जिनका स्वर के बिना उच्चारण संभव नहीं होता, स्वर के बिना उच्चारण संभव नहीं होता, ऐसे वर्णों का नाम ही क्या होता है भाई? व्यंजन वर्ण होता है ना। इसलिए जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करना चाहेंगे तो हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। अब इसमें भी 2 बात है कि जब हम स्वर वर्ण का संयोग लेंगे तो उसकी स्थिति कहाँ हो। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मैंने जो ये लिखा है वो आपका क वर्ण है। यहाँ पर भी एक बात और आप ध्यान से देखेंगे कि जब किसी व्यंजन वर्ण को या प्योर व्यंजन वर्ण को लिखा जाता है तो एक चिन्ह का सहारा वहाँ लिया जाता है, उससे पता चल जाता है कि इस समय ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण है, और वो चिन्ह होता है दोस्तों हलंत का चिन्ह। हलंत शब्द में भी हल शब्द अंत में ऐसा लिखा है, उस हलंत के चिन्ह को हम किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे इस प्रकार से दर्शा देते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा है, अभी इसका मतलब है कि इसमें कोई न कोई स्वर मिला हुआ है। मैं प्योर व्यंजन लिखना चाहूँगा तो इस प्रकार से नीचे इसके हलंत का चिन्ह लगा देता हूँ। इससे प्रतीत या पता चल जाता है कि ये प्योर व्यंजन है, अभी इस समय किसी भी स्वर का इसमें योग नहीं है और इसका उच्चारण भी संभव नहीं है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए आप, तो मैं आपको बता रहा था कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता वो व्यंजन वर्ण है। आइए हम प्रैक्टिकली चर्चा करके पढ़ते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि चलिए एक बार इसका उच्चारण कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए, पहले हम इसका उच्चारण करके पढ़ते हैं। मैं आपसे जैसे ही कहूँगा कि आप इसको पढ़िए तो आप आराम से पढ़ेंगे इसको क, लेकिन आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया और आप पढ़ रहे समय में पढ़ के देखिए आप क, या मुझे सुन रहे हैं तो आप सुनिए क,
तो क बोलने के बाद में जो पीछे ध्वनि आ रही है वास्तव में किसकी आ रही है? ए की। उसका कारण है मित्रों कि क में क्या मिला हुआ है यहाँ पर? अ। इसलिए पीछे जब क के तुरंत बाद ध्वनि किसकी प्रारंभ हो जाती है? अ की। और ए वास्तव में क्या है? स्वर। और जो पहले ये जो हलंत आप देख रहे हैं वर्ण, वो आपका कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि चलिए आप एक काम करिए, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसको पढ़ के सुनाइए आप। तो दूसरा जो वर्ण मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ने का प्रयास करें। बढ़िए इसको देखा आप कैसे पढ़ते हैं। अब आप पढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे तो का करके पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे कहूँ कि बिना अ की आवाज़ किस वर्ण का उच्चारण करके बताइए आप। तो यदि हम दुस्साहस करें, भाई बिना स्वर के जब वर्ण का उच्चारण संभव ही नहीं है तो दुस्साहस ही कहेंगे हम इसको। तो इसको हम पढ़ने का प्रयास करें तो इतनी सी आवाज़ आएगी, इतनी सी, बस ख पढ़ेंगे इतनी सी आवाज़ आएगी। तो कहने का मतलब है कि बिना स्वर के यदि हम व्यंजन वर्ण को पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण संभव नहीं होता है ना। अब हम मान लीजिए साहब अभी परिभाषा में पढ़ रहे थे कि ठीक है व्यंजन वर्ण को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्वर की। अब बात ये भी है कि स्वर आप कहाँ रखें साहब? आगे रखें कि पीछे रखें, है ना। जैसे कई बार होता है कि साहब दूध और पानी का संयोजन करना हो, मिलाना हो, मिश्रण बनाना हो तो दूध में पानी डालिए, चाहे पानी में दूध डालिए, पहले दूध डालिए चाहे बाद में पानी, या पहले पानी या बाद में दूध, बात तो एक ही है साहब। तो कहा कि क्या ऐसा भी यहाँ भी कुछ ऐसा ही है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इस परिभाषा में आपको दिया भी गया है कि स्वरम अनुयोज्यम, जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है उसका नाम व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि चलो ठीक है अपने स्वर और व्यंजन को मिला देते हैं उच्चारण के लिए। जैसे मुझे क का उच्चारण करना था, इसमें मुझे किसी स्वर को मिलाना था और मैंने इसमें क्या मिला दिया? ए, और वो मैंने आगे मिला दिया साहब। तो मिलाना ही तो है, तो बताइए क्या बन जाएगा? क्या सब गर्दन हिला रहे होंगे इस समय कि नहीं साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वास्तव में यदि मैं इस स्थिति में स्वर और व्यंजन का योग करता हूँ तो आगे तो कौन है? ए, और पीछे कौन है? क। तो ये न तो क बना, न अभी क का उच्चारण होना संभव हुआ, न क में स्वर का ए का योग हुआ, बल्कि ये तो कुछ अलग ही बन गया। इसका नाम क्या है? आकर। इसलिए परिभाषा में लिखा है और आप देख रहे होंगे कि क में, अब मैं आपसे कहूँ कि ए मिलाइए, क के बाद पढ़ेंगे स्वर ए के साथ। यदि इसको आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको क्या पढ़ेंगे? क। तो कहने का मतलब है कि स्वर जब भी व्यंजन के साथ आएगा या व्यंजन जब भी स्वर को लेकर आएगा तो व्यंजन की स्थिति स्वर से पहले होगी और स्वर की स्थिति व्यंजन के बाद होगी। यही परिभाषा हम पढ़ रहे थे कि जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है उस वर्ण का नाम व्यंजन वर्ण होता है। जिस वर्ण का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं होता उस वर्ण का नाम व्यंजन वर्ण होता है। इसलिए जब जब भी हमें आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने होते हैं अलग अलग स्वरों के आधार पर अलग अलग हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। जैसे क में आप ई जोड़ेंगे तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उच्चारण सौविध्य हो जाता है। तो परिभाषा से स्पष्ट है कि कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वरों के संभव नहीं होता, जो स्वरों को अपने साथ लेकर आते हैं और स्वरों को अपने आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर आते हैं, ऐसे वर्ण या वर्ण समुदाय का नाम ही व्यंजन वर्ण समुदाय होता है। अब हमने स्वरों को जब पढ़ा हमने तो उसकी 3 मात्राएं हमने पढ़ी थी और मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है। तो वहां लिखा है व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, कि व्यंजन की वास्तव में कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। तो व्यंजनम अर्धमात्रम मात्रिकम, यानी जो व्यंजन वर्ण होता है वो अर्ध मात्रा होती है। जब भी किसी व्यंजन वर्ण की आपको परीक्षा में मात्रा पूछ ले तो आप कह देना साहब इसकी आधी मात्रा होती है। स्वरों की मात्रा पूछे स्वतंत्र पूर्ण मात्रा किसकी होती है तो हम स्वरों की बता देंगे। इसलिए हम कई बार इसको आधा आधा करके पढ़ते हैं, है ना। और बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता, इसलिए हमको इसमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारे पास में पूछे कोई हमसे कि बताइए संस्कृत व्याकरण में सामान्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, यानी हमसे पूछ ले कोई कि बताइए कितने हैं। तो सामान्य या यूँ कहेंगे जो मुख्य व्यंजन वर्ण है या जो व्यंजन वर्ण है वास्तव में मुख्यतः जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या है दोस्तों 33। यानी हमारे पास में संस्कृत व्याकरण में जो मुख्य व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या हम कितने बताएंगे? 33। कौन कौन है एक बार मैं ऐसे ही सामान्य रूप से आपके सामने रख रहा हूँ कि वो आपके क से लेकर के म तक के 25 वर्ण तो आपके ये हो जाते हैं। कख ग घ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म।
उसके बाद में 4 आपके हैं य व र ल। मैं सिर्फ उच्चारण के लिए इनको स्वर ए के साथ पढ़ रहा हूँ, ध्यान रहे। बाकी वास्तव में यदि मैं ओरिजिनल दिखाना चाहूँ आपको तो हलंत चिन्ह के साथ इनको लिखा जाता है। तो मैं लिख तो हलन सकता हूँ, प्योर व्यंजन लिख भी सकता हूँ, लेकिन प्योर व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकता। जैसे मैं इसको लिख करके तो बता सकता हूँ, पर मैं आपको इस स्थिति में इस समय बोल नहीं सकता। मुझे यदि इसको बोलना होगा तो फिर मुझे इस प्रकार से इसमें जो है ए को रख के ही बोलना होगा। चलिए, तो 4 ये हो गए दोस्तों। उसके बाद में आपके पास में 4 वर्ण और हैं। 3 जो श है, श, श, स है, 4 ये हो गए। इस प्रकार यदि आप इनको टोटल करोगे तो टोटल आपकी संख्या हो जाएगी कितनी? 33। ठीक है। तो सामान्य आपको परीक्षा में पूछे कि बताइए संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 33 है। कौन कौन है वो 33 व्यंजन वर्ण? तो कै से लेकर मै तक के तो 25 तो ये हो गए, या वाला 4 आपके ये हो गए, श, श, स है 4 ये हो गए। इस प्रकार मुख्य व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। व्यंजन की परिभाषा में क्या लिखा है? स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम। जो स्वर को पीछे जोड़कर आता है उसका नाम क्या होता है? व्यंजन होता है। हिंदी में परिभाषा लिखी है, जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं होता ऐसे वर्णों का नाम ही व्यंजन वर्ण होता है। कहा कि स्वर को लेकर आएगा, लेकिन आएगा कहाँ? तो हम कहेंगे साहब इस स्वर को हमेशा पीछे जोड़कर आता है। व्यंजन की स्थिति आगे, स्वर की स्थिति पीछे, और उनके योग से जो बनता है वो आपका उच्चारण योग्य व्यंजन वर्ण हो जाता है। प्योर व्यंजन वर्ण को इस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। इस चिन्ह का नाम होता है हलंत का चिन्ह। ठीक है। बोला व्यंजन की मात्रा कितनी होती है, तो हम कहेंगे साहब व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, स्वरों की 1, 2, 3 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य मुख्यतः व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा कि व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो कुल है आपके 33। कौन कौन है वो 33 वर्ण? तो हम कहेंगे साहब क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, भ, म। 25 तो आपके ये हो गए। य वाला को जोड़ेंगे तो 4 ये हो गए। श, श, स है, इसको जोड़ेंगे तो संख्या 4 ये हो गई। कुल मिलाकर के जो आप व्यंजन वर्ण आप पढ़ रहे हैं इन सभी व्यंजन वर्णों की संख्या 33 हो जाती है। हालांकि हम संख्या बढ़ाएंगे, व्यंजन वर्णों में 9 वर्ण और जोड़ेंगे और ये संख्या बढ़कर के आपकी हो जाएगी कुल 42। कैसे होगी उसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। चलिए, अब हम जैसे स्वरों के 3 भेद पढ़ रहे थे, एक का नाम आपने पढ़ा था ह्रस्व, एक का नाम आपने पढ़ा था दीर्घ और एक का नाम आपने पढ़ा था प्लुत। उसी के समान दोस्तों हम सीखने के लिए केवल कक्षा में अपनी सुविधा के लिए इन व्यंजन वर्णों को भी अलग अलग प्रकार से बांट करके हम पढ़ सकते हैं ताकि सुविधा हो जाए। दूसरी बात, व्यंजन वर्णों के स्वर वर्णों के समान ही कुछ नाम परीक्षा में भी दिए होते हैं और अब आपसे जानना चाहता है, वो आपसे इच्छा रखता है, ये आपसे अपेक्षा रखता है कि देखिए आपको इन सब व्यंजन वर्णों के बारे में, इनके नाम आदि के बारे में जानकारी है या नहीं है। चलिए, हम सीखने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से इन सभी व्यंजन वर्णों को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। व्यंजन वर्ण का ही दूसरा नाम हल वर्ण भी होता है। ये सब चर्चा दोस्तों आगे हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी शब्द मैं ऐसा लिखूं यहाँ जिसका मैंने पहले अर्थ बताया नहीं हो और मैं बिना बात आप पे थोप दूँ, है ना। शिक्षण कार्य में ऐसा कोई भी शब्द शिक्षण के समय प्रयुक्त नहीं होना चाहिए जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान में नहीं हो। अब मैंने जब आपको ये हल ही नहीं समझाया कि हल होता क्या है, बनता कैसे है, तो निश्चित रूप से फिर इस हल का नाम लेना भी ठीक नहीं रहता है। फिर भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो लोग सीखे हैं, पढ़े हैं, जिनको ध्यान है कि सर व्यंजन वर्णों को हल भी तो कहते हैं, स्वर वर्णों को अच भी तो कहते हैं। तो दोस्तों जब प्रत्याहार चलेंगे तब वापस व्यंजन को याद करेंगे हल के साथ, ठीक है। चलिए, तो व्यंजन को हल भी कहते हैं। मुख्य जो व्यंजन वर्णों की संख्या मैंने अभी भी आपको बताई है, वो संख्या कितनी है? 33 वर्ण है। आइए साहब इन 33 मुख्य वर्णों को हम पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। हम केवल पढ़ने की दृष्टि से इनको 3 बड़े परिवार में या 3 भागों में बांट सकते हैं।
यानी जो 33 वर्ण हैं आपके, इनको हम सीखने की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। और याद रखिएगा ये 3 भाग परीक्षा का टारगेट भी होते हैं। पूछेगा आपसे अलग अलग कि बताइए वो वर्ण कौन से हैं, वो वर्ण कौन से हैं। चलिए, सबसे जो पहला समूह है दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने पर, जिनका जब भी आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने पर मुख के जो आपस के स्थान हैं, यानी मुख में पाए जाने वाले मुख के कुछ उच्चारण के स्थान होते हैं जिनके द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वो परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जब कभी किसी वर्ण का या व्यंजन वर्ण का उच्चारण करें और उच्चारण करने पर मुख के जो उच्चारण स्थान है, तालु, कंठ, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि, वो यदि एक दूसरे को स्पर्श कर, आपको लग रहा है कि यार मैंने जैसे ही इसका उच्चारण किया है, या तो होठ आपस में स्पर्श किए हैं, या फिर दांतों को जिह्वा से स्पर्श हुआ है, या मुर्दा से जिह्वा का स्पर्श हुआ है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर यदि हमारे मुख का कोई भी भाग किसी दूसरे भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श द्वारा बोले जाने वाले वर्णों का नाम या व्यंजन वर्णों का नाम स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए साहब कौन कौन से वो वर्ण ऐसे हैं, तो परिभाषा में हम सीखेंगे कि वो वर्ण वास्तव में क से लेकर म तक के वर्ण होते हैं। क से म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब बताइए, क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं, इनकी यदि आपसे संख्या मैं पूछ लूँ, अभी भी चर्चा भी मैं कर रहा था कि क से लेकर म तक के वो बताइए कुल वर्ण कितने हैं आपके पास में, तो आप कहेंगे सब 25 वर्ण हैं। और इस क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण स्पर्श कहे गए हैं, इसको संस्कृत में भी सीखना है, क्योंकि परीक्षा में तो हमारा संस्कृत में आएगी ना लाइन। तो हम कहेंगे स्पर्श वर्ण कौन है, तो क से लेकर के, यानी आदि में तो कौन है दोस्तों, क, इसलिए क प्लस आदि बराबर कादि हो जाता है, और कादि का ही बहुवचन में कादय हो जाता है। उसको संधि आदि करके हम उसको कादय ऐसा पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि क से लेकर के यानी कादि और म अवसान तक, म प्लस अवसान की संधि हम करेंगे तो वहां पर बन जाएगा मावसाना, और बराबर क्या है वो सभी वर्ण, तो कहते हैं कादयो मावसाना स्पर्शाहा। और उसकी संख्या कितनी पढ़ रहे थे हम, 25। कादयो का अर्थ है क आदि में हो जिसके, तो यहाँ सबसे पहले आदि का मतलब प्रथमता ही होता है, तो आदि यानी सबसे पहले क्या है, क। और म यानी म के अवसान का मतलब होता है दोस्तों समाप्ति, है ना। संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है विरामो अवसानम, जहाँ वर्णों का अवसान हो जाता है, वर्णों की समाप्ति हो जाती है, उस स्थिति को संस्कृत व्याकरण में अवसान कहते हैं। अच्छा, हिंदी में भी आपका एक शब्द आपने सुना होगा, देह अवसान हो गया, इसका मतलब देह की समाप्ति हो गई, व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो अवसान का मतलब होता है समाप्ति। यहाँ किसकी समाप्ति पढ़ रहे हैं हम, वर्णों की समाप्ति। किस तक है, कौन से वर्ण तक वर्णों की समाप्ति पढ़ी गई है, तो म पर्यंत या म तक पढ़ी गई है। इसलिए संस्कृत में परिभाषा बनाते समय हमने पढ़ा है कादयो, कैसे लेकर म अवसाना, म अवसान या म की समाप्ति तक आने वाले वर्ण स्पर्शाः भवन्ति, स्पर्श होते हैं। एक बार पढ़िए आप सभी, कादयो मावसाना स्पर्शाः। और संख्या में कितने हैं दोस्तों, ये 25 है। अभी पढ़ेंगे हम कैसे लेकर मैं तक, आप सब जानते हैं, हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क ख ग घ में आदि है, फिर भी लिखूंगा मैं आपको। अब क्या होता है दोस्तों कि ये सभी जो वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्णों का एक दूसरा नाम और होता है। आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई प्रकार से आपसे प्रश्न करेगा, दूसरा नाम भी हम इनको दे सकते हैं। दूसरे का मीनिंग संस्कृत में अपर होता है, यानी इन सभी वर्णों का एक अपर यानी अन्य या दूसरा नाम भी होता है। दोस्तों, इनको उदित वर्ण भी कहा गया है। क्या कहा गया इनको, उदित वर्ण भी कहा गया। बोला उदित वर्ण कहने के पीछे हमारी मानसिकता क्या है, क्यों कहा हमने इनको उदित वर्ण, तो आइए हम पढ़ते हैं। उदित जो शब्द है उसमें एक है आपका उत और दूसरा है आपका इत। जस्त संधि जब आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखेंगे, हम पढ़ेंगे हम कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे प्लस से पहले हो और उसके बाद में कोई स्वर आ जाए तो वहाँ उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। संधि का नाम हम पढ़ेंगे जस्त संधि। जैसे उदाहरण के लिए आपको याद दिलाऊं, जगत प्लस ईश क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। सत प्लस आचार सदाचार बनेगा। तो उत प्लस इति या उत प्लस इत क्या बन जाएगा, उदित बन जाएगा। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि इत एक संज्ञा होती है, नाम होता है। जैसे मेरा नाम राम कुमार है, आपका नाम कुछ और होगा, वैसे ही
कुछ वर्णों का नाम क्या रख दिया जाता है, इत, और जिसका भी दोस्तों इत होता है उस वर्ण का आगे जाकर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, लोप। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई पूछे मैं कौन हूँ और मैं कह दूँ मैं इत हूँ, तो कह देंगे भैया तेरा तो क्या होगा, लोप हो जाएगा। मैं आपसे पूछूँ कि आप कौन है, आप कह दें मुझे इत, मैं कहूँगा जी आपका तो लोप होना है। तो व्याकरण में एक नाम ऐसा है, एक संज्ञा ऐसी है कि जिसका नाम क्या है, इत है, और जिसकी संज्ञा इत हो जाती है, जिसका नाम इत हो जाता है, उसका हमेशा लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, उत। उत से मतलब है दोस्तों रस्व उ, है ना, जो रस्व यानी छोटा जिसको आप बोलते हो अपने प्यार प्रेम से, तो रस्व उ का जिसमें लोप हो जाता है, उत है लिखा है ना यहाँ, तय लगाने से क्या उसी ईश्वर का बोध कराता है। तो रस्व उ का जिसमें इत यानी लोप हो जाता है, ऐसे वर्ण समुदाय का नाम ही क्या होता है, उदित। अब मैं आपको रीट लेवल या सिटेट लेवल पर इस समय बता रहा हूँ, तो इसको मैं अपनी भाषा में कहूँ तो आप सीधा याद रखिएगा कि जिन वर्णों में, वर्गों के पहले पहले वर्णों में जब हम पहले पहले जो अक्षर होते हैं हमारे, उन वर्णों में हम रस्व उ लगाकर उनको पढ़ देते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों रस्व उ लगाकर पढ़ने से वो सारे के सारे जो वर्ण हैं वो उदित वर्ण कहलाते हैं। एते उदितः, ये सब क्या है, उदित हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वर्गों का पहला पहला अक्षर आप ले लीजिए। बात करें वर्गों की तो थोड़ा मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूँ कि हिंदी और संस्कृत वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो एक लाइन, एक पंक्ति को वर्ग कहा गया। जैसे क ख ग घ ङ एक वर्ग है, छ छ ज झ ञ एक दूसरा वर्ग है, ट ठ ड ढ ण तीसरा वर्ग है, त थ द ध न चौथा वर्ग है, प फ ब भ म पांचवा वर्ग है। उन सभी वर्गों में पांच पांच वर्ण हैं, आप सब जानते हैं। जैसे एक वर्ग पहले में भी 5 वर्ण है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 5, चौथे में 5 और पांचवें में 5 है। उन सभी वर्गों के पहले पहले अक्षर कौन है, तो ये देखिए मैंने व्यंजन वर्ण लिए। पहले वर्ग का पहला अक्षर क्या था, क, दूसरे का पहला क्या था, च, तीसरे का पहला क्या है, ट, चौथे का पहला क्या है, त, और पांचवें का पहला क्या है, प। और उन सभी में मैंने कौन सा उ लगाया, रस्व उ लगा दिए। देखिए कु, ध्यान रहे दीर्घ वाला नहीं लेंगे कदापि, यानी गलत माना जाएगा। तो यदि पहले पहले अक्षरों में, पहले पहले वर्णों में रस्व उ लगाकर पढ़ दिया जाए, कैसे, कु, जैसे चू, तैसे टू, तैसे तू, पैसे पू, और पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ के देखिए आप, कुचु टू टू पू, ये सारे के सारे जो कुचु टू टू पू होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, उदित। कहा जी इसमें रस्व उ लगाने से क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि बारखड़ी वाला छोटा कू वाला जो कू है वो है। कहा ऐसा अर्थ कदापि नहीं है। ये जो इतनी माथापोड़ी की गई है कि इनमें रस्व उ जोड़ा गया है, इसको कह देते हैं इसका लोप मान लिया जाए, तो इसके पीछे एक उद्देश्य है। जैसे हम किसी का नाम रखते हैं ना, तो नाम रखने के पीछे एक हमेशा उद्देश्य होता है। मेरा नाम रखा राम कुमार, इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि मुझे इस नाम से जाना जाएगा, सुविधा हो जाएगी। कोई कहेगा राम कुमार आना इधर, तो राम कुमार ही आएगा, बाकी अन्य लोग नहीं आएंगे। तो संज्ञा करने का हमेशा शास्त्र में भी और लौकिक व्यवहार में भी कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। लिखा भी है या संज्ञा सासा फलवती, जो जो नाम होते हैं, जो जो संज्ञाएं होती हैं वो सारी फलवती होती हैं। कहा कि कुचुटुतुपु में जो ये आपने ऐसा कहा, इससे तात्पर्य क्या है, तो कहते हैं दोस्तों कि कू का मतलब यहाँ केवल बारखड़ी वाला छोटा कू नहीं है, कू का मतलब पूरा क वर्ग है। और बताइए क वर्ग में कितने अक्षर है, पूरे 5 अक्षर लिए जाएंगे। कौन कौन है वो, तो क ख ग घ ङ। चू का मतलब समझ गए होंगे आप, पूरा च वर्ग लिया जाएगा। कितने अक्षर आएंगे इसमें भी, 5 अक्षर आएंगे। टू का मतलब पूरा ट वर्ग आएगा। कितने अक्षर हैं इसमें भी, 5 अक्षर हैं। टू का मतलब ट वर्ग होगा, इसमें भी कितने अक्षर हैं, 5 हैं। और पू का मतलब प वर्ग होगा, और इसमें भी कितने अक्षर हैं, 5। तो कुल मिलाकर के सभी वर्ग यहाँ आ जाते हैं। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं। 5 गुणा 5 करते वापस संख्या बताओ कितनी आ गई 25 आ गई ना। अब 25 का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि 25 स्पर्श थे और 25 उदित हो गए, ऐसा नहीं है। जो स्पर्श आ रहे थे, देखिए आपके स्पर्श में कौन आ रहे थे, क से लेकर के म तक के अक्षर आ रहे थे। और जो उदित आपने पढ़ा है उसको भी आपने कुचुटुतुपु में पढ़ा है। कुचुटुतुपु में क वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, क, और फिर वहां से चलेगी कहाँ खत्म करेंगे आप, पा वर्ग तक। और पा वर्ग का जो पहला अक्षर है वो लास्ट का जो अंतिम अक्षर आएगा वो कौन है, म। तो एक तरह से वही तो अक्षर इसमें आते हैं, वही अक्षर इसमें आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
यदि आपसे कहें कि बताइए स्पर्श कौन है, तब तो आपकी परिभाषा में जो आपको कहने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श हैं। इसलिए संस्कृत में लिखना होगा कादयो मावसानाः स्पर्शा, है वही सारे। और उदित की परिभाषा यदि आपसे पूछे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कादयो मावसाना उदितः, फिर आपको कहना पड़ेगा दोस्तों कुचुटुतुपु एते उदितः। और वो अलग अलग प्रश्न आपसे पूछता है, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लास्ट में फिर दोहराएंगे। इसके अलावा एक बात और आप नोटिस करिए कि ये 25 जो व्यंजन वर्ण होते हैं, ये व्यंजन वर्ण हमेशा वर्गों में रहते हैं, है ना। ये अपने अपने, जैसे हम अपने अपने घरों में रहते हैं वैसे ही अपने अपने वर्गों में रहते हैं। जैसे हम भारत के वासी हैं तो हम भारतीय हैं भाई, है ना। कल भी हम पढ़ रहे थे, वहाँ अलग अलग वर्गों का नाम पढ़ रहे थे। अब ये वर्ग के वासी हैं तो एक नाम तो आपने इसको उदित दिया है, दूसरा नाम मैं और दे देता हूँ कि इसी का एक नाम क्या हो जाता है, इनका वर्गीय व्यंजन वर्ण भी होता है। यानी व्यंजन वर्णों में ये सभी ऐसे व्यंजन वर्ण हैं, तो एक तरह से इनका एक नाम तो आप कह सकते हैं साहब ये उदित है, एक नाम आप इसका और कह सकते हैं, उसका नाम है वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण, क्योंकि ये वर्गों में भी रहते हैं, उदित के रूप में भी रहते हैं। तो ये इस प्रकार से स्पर्श कहो चाहे उदित कहो चाहे वर्गीय व्यंजन कहो, बात एक ही है। चलिए आगे हम पढ़े 25 व्यंजन वर्णों के बाद अभी हमारे पास में 8 व्यंजन वर्ण और बचे हुए हैं, और उनकी यदि हम चर्चा करें दोस्तों तो उनकी परिभाषा में लिखा है कि जैसे वर्णों के उच्चारण करने पर स्थान यदि स्पर्श करते हैं एक दूसरे को तो स्पर्श वर्ण है, वैसे ही कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण जब हम करेंगे तो उनके उच्चारण में स्पर्श नहीं होता है, बल्कि उनके उच्चारण में मुख की जो हमारी प्राणवायु होती है, जिसको मुख की हवा बोलते हैं, वो मुख की प्राणवायु मुख के भीतर ही रहती है। मुख की जो हवा है, जैसे ही हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख की हवा कभी मुख से तीव्र गति से बाहर नहीं निकलेगी, और जितना स्पष्ट स्पर्श व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्पर्श होता है उतना क्लियर स्पष्ट उच्चारण यहाँ पर करने पर स्पर्श भी नहीं होता है। बोला जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की हवा मुख के अंदर ही रहे, भीतर ही रहे, ज़्यादा हवा का प्रवाह हलचल ना हो और उन वर्णों के समान ज़्यादा टच भी ना हो, ऐसे वर्णों को हम कहते हैं दोस्तों अंदर स्थित रहने के कारण, हवा के अंदर ही रहने के कारण इन वर्णों का नाम ही क्या है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण इनका नाम हमने दिया है। देखिए नाम में और इनमें कितने समानता है। स्पर्श कर रहे हैं मुख के अंग तो नाम ही स्पर्श वर्ण रख दिया हमने, मुख की प्राणवायु अंदर ही रह रही है तो इन वर्णों का नाम ही हमने अंतस्थ वर्ण रख दिया। बोला साहब ये कौन से ऐसे वर्ण हैं जो अंतस्थ कहलाते हैं, तो कहा जी ऐसे वर्णों का नाम है य, व, र और ला। संख्या में आप देख रहे होंगे कितने हो गए भाई, तो इनकी संख्या है दोस्तों 4। ठीक है। अब कहा कि जैसे हम इनका उच्चारण हम करेंगे तो आप इसे हाथ लगा कर देख लीजिएगा, य, व, र, ल, तो आपको ज़्यादा हवा का प्रवाह नहीं लगेगा, बहुत सूक्ष्म रूप से या बहुत कम रूप से आपको लगेगा कि हवा बाहर आ रही है। दूसरी बात, यहाँ और यहाँ इनके नाम में जो फर्क दिया है, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा जैसे र और ल में तो जो साहब हमारी जीभ जो है टच भी कर रही है, ऐसा हो रहा होगा ना आपके दिमाग में। दूसरी बात देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यदि इन चीज़ों को समझ के सीखा जाए तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आती, और केवल रटा जाए हम पीछे पड़े कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा, यणोन्तस्था, तो निश्चित रूप से याद रखिएगा ज़बरदस्ती करके यदि किसी को अपना बनाओगे, ज़बरदस्ती करके यदि किसी को अपना बनाने की कोशिश करोगे, याद करोगे, रटोगे, तो निश्चित रूप से एक दिन मौका पाते ही वो भाग जाएगा। और यदि किसी को बड़े प्यार प्रेम से एक दूसरे को समझ करके यदि हम किसी को समझें और समझ करके अपना बनाए तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगा। अब आपको ये निश्चय करना, निर्धारित करना है कि हमको ज़बरदस्ती से इनको अपना बनाना है, रट रटाके की परीक्षा तक आ जाए फिर बाद में जाके बिखेर देंगे किसी तालाब नाडी में जाके, या फिर आपको ये समझना है कि नहीं हमें इनको सीखना है और इनका हमेशा जीवन भर साथ बनाए रखना है। अरे हम शिक्षक ही तो बनने जा रहे हैं, और शिक्षक में क्या है, अपना विषय है, ज्ञान है उसके पास में। बच्चे आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, ये थोड़े नहीं रखेंगे आप नए नए कपड़े पहन के ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आइए, आप वो जैसा बोलिए वैसा बोलिए, हालचाल पूछिए। बच्चे हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम उनको वो दें जो बच्चे चाहते हैं, और वो हमारे पास केवल क्या है, ज्ञान है, हमारे पास कुछ विषय है, हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों के जीवन निर्माण में उनके काम आती हैं। तो इन चीज़ों को आप यूँ मत समझिए कि बस एक बार रीट हो जाए, एक बार सीटेड एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद जाने दो कहीं तालाब में।
इन्हें अपना बनाइए, इनको जब भी देखें बड़े प्यार से देखिएगा आप, ऐसे बड़े बहुत प्रेम भरी नज़रों से देखिए कि ये हमारे अपने ही अक्षर हैं, ये तो मेरे अपने अक्षर हैं। मैं दिन में कितनी बार इनका उच्चारण करता हूँ, कितनी बार मैं इनको पढ़ता हूँ, कितनी बार मैं इनको सीखता हूँ। तो इनको आप जब अपना करके अपनाएंगे, अपना समझ करके अपनाएंगे, समझ करके अपनाएंगे, तो ये भी निश्चित रूप से आपको अपना लेंगे। और आपको पता है कि यदि इन्होंने आपको अपना डाला तो फिर लाइफ आपकी झिंगा लाला हो जाएगी। पर रीट परीक्षा में पास तो हम कम से कम हो ही जाएंगे। तो इसमें क्या फर्क है तो ध्यान से देखिएगा। इनका नाम स्पर्श वर्ण है, इनमें बिल्कुल क्लियर स्पर्श होगा, है ना। बोलचाल की भाषा में इंग्लिश में उनको टच वर्ण भी कह सकते हैं, और बहुत क्लियर टच होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ट, ठ, प, फ। समझ रहे हो क्या? इनमें जो टच होता है या जो इनमें जो स्पर्श होता है वो बहुत क्लियर स्पर्श होता है। जबकि इन वर्णों के उच्चारण में आप जब उच्चारण करते हो, जैसे य, अब जीवा तालु से स्पर्श करने ही वाली होती है कि फिर अपने आप रुक जाती है। उसी प्रकार से जैसे एक होता है आपका व, यहाँ पर भी जीवा आपकी तालु से स्पर्श ही करने वाली होती है कि फिर रुक जाती है। र, स्पर्श तो होता है दोस्तों, लेकिन उतना अच्छा स्पर्श या उतना क्लियर स्पर्श नहीं होता जहां इन वर्णों में होता है। जैसे यहाँ तो अलग ही स्वाद है, देखिए आप ट, प, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, हल्का सा र। लय में भी कुछ ऐसा ही है, टच तो होता है लेकिन इतना क्लियर टच नहीं होता, इसलिए इनकी समान स्पष्टतया स्पर्श नहीं होने के कारण इन वर्णों को यहाँ से हम यहाँ पढ़ते हैं। तो जिनमें स्पष्ट रूप से टच हो, इनका उच्चारण बिना टच के पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए ना, पै का उच्चारण कीजिए आप, और पै के उच्चारण में आपको अपने ओष्ठ को मिलाना ही पड़ेगा। होठ नहीं होते तो फिर पै का उच्चारण नहीं होता। जैसे आपको कहना हो कि पापा, अब पापा कहने के लिए आपको पापा का उच्चारण करना है, और पापा के उच्चारण में आपको दोनों ओष्ठ का मिलाना है, स्पर्श करवाना है। अब आप सोच के देखिएगा कि यदि हमारे स्पर्श के लिए ओष्ठ नहीं होता, होठ नहीं होता, हम पापा ही नहीं कह सकते थे, कोई हमारा पापा होता ही नहीं फिर। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत क्लियर टच होता है, जबकि यहाँ कम टच होता है। दोस्तों इन चारों वर्णों को भी हम क्रमशः यदि नाम देवें तो इनका भी एक नाम हो जाता है शॉर्टकट में। अरे आपने भी तो इनको नाम दिया ना, स्पर्श वर्णों का आपने कहा साहब उदित वर्ण है, इन्हीं का नाम वर्गीय व्यंजन वर्ण है, तो इनका भी आजकल एक नया नाम हम रख देते हैं शॉर्टकट में। और शॉर्टकट में इन वर्णों को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं? यण वर्ण। बहुत सारी चीजें जो आगे हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी यूँ समझे कि ये जो चार वर्ण है य वर्ण, इनको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं? यण। और यही परिभाषा में यहाँ लिखा है कि वास्तव में यण जो वर्ण होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। लिखा है वहां पर यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः, कि यण जो वर्ण होते हैं वो कौन होते हैं? अंतस्थ होते हैं। बोला यण वर्ण कौन है? य वर्ण, ये चार अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में मुख्य प्राणवायु मुख के भीतर ही रहती है। 25 आपने यहाँ पढ़े हैं, उसके बाद 4 आपने यहाँ पढ़ लिए हैं। 25 और इनकी संख्या 4 जोड़ते कितनी हो गई? 29 हो गई ना। चलिए एक चीज़ और यहाँ मैं छोटी सी बता देता हूँ, हो सकता है कि आप लोग दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या लगा दिया सर ने। तो दोस्तों ये ऐस की आकृति के समान एक चिन्ह होता है संस्कृत व्याकरण में और हिंदी में भी होता है। इस चिन्ह का नाम होता है अवग्रह का चिन्ह, है ना। ये अवग्रह का चिन्ह जब भी किसी शब्द में प्रयुक्त किया जाए, इसका मतलब आप अपने आप समझ जाइए कि ये संधि कार्य हो चुका है। और संधि कार्य करने के बाद पहले इसके स्थान पर जो है अ था, रस्व अ, अब वो रस्व अ कहीं न कहीं पूर्व वर्ण में मिल चुका है। और ये केवल स्मृति के लिए कि किसी जमाने में यहाँ अ हुआ करता था, है ना। तो संधि कार्य करने के बाद, हालांकि यहाँ ओरिजिनल जो रूप है ना आपका वो ऐसे पढ़ा जाना चाहिए था, यणो अंता, यणो अंत। लेकिन थोड़ा हो सकता है कि कई लोग इसका विच्छेद या विग्रह या विच्छेद करने में समस्या अपने आप को समझते हो, तो उनकी सुविधा के लिए फिर हम यहाँ दिखा देते हैं कि यण अलग समझे आप, और जो अंत दिख रहा है उसके साथ में आप अ पढ़े, तो यण अंतस्थाः। तो दोस्तों इसको हम अवग्रह का चिन्ह कहते हैं। अधिकतर पूर्व रूप संधि में काम आता है, लेकिन कहीं कहीं दीर्घ संधि में भी आ को दिखाने के लिए डबल एस का, डबल अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद में इस परिवार का 3 भागों में जो हम बांट रहे थे, वो तीसरा जो भाग है व्यंजन वर्णों का, उसमें भी कुछ ऐसे वर्ण हैं, उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में, यानी उनका जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख की जो प्राणवायु है अंतस्थ वर्णों में तो कहाँ रहती है? मुख के अंदर ही रहती है। लेकिन जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो फिर वो हमारी जो प्राणवायु है वो मुख से तीव्र गति से बाहर निकलती हुई, बहुत तेज गति से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलती हुई हमें
हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी करवाती है। यानी जैसे ही वो बाहर निकलेगी दोस्तों, हल्का सा हमें ऊष्मा का एहसास भी होगा, है ना, ऊष्मा का एहसास भी करवाती है। यानी जब भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम करेंगे तो एक तो हमें हवा का प्रवाह ज़्यादा रखना होता है, ऑटोमेटिक हवा का प्रवाह तेज हो जाएगा, और हवा के प्रवाह तेज होने से हल्का सा ऊष्मा का एहसास भी होता है। बोला ऐसे कौन से वो वर्ण हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि वो वर्ण ये हमारे 4 हैं, श, श, स, है। कौन कौन है वो? श, श, स, है। और संख्या पूछे तो हम कितनी बताएंगे इनकी? 4। कहा कि आपने इन वर्णों का नाम दिया है स्पर्श वर्ण, इनका नाम दिया है अंतस्थ वर्ण। तो फिर बताइए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर प्राणवायु मुख से तीव्र गति से बाहर निकलती हुई हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, ऐसे व्यंजन वर्णों को हम कौन से व्यंजन वर्ण कहेंगे? तो हमारा उत्तर हो जाएगा साहब ऊष्म व्यंजन वर्ण। देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो ऊष्मा का एहसास करवाए ना, वो ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मुख की प्राणवायु अंदर ही रहे तो वो अंतस्थ कहलाते हैं। उच्चारण में उच्चारण के स्थान स्पर्श करे तो वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कहा कि इनका भी एक शॉर्टकट में हम नाम दे देते हैं। अरे यवर को भी तो हमने यण नाम दिया, कहा इनको भी दे देते हैं। यण नाम देने के पीछे प्रासंगिकता है, उद्देश्य आधार है कि य से लेकर के यण होता है वहां तक यण कहलाते हैं। स से स्टार्ट किया हल्के ल तक चलेंगे तो वो शल वर्ण कहलाते हैं। और इसीलिए जैसे हमने परिभाषा पढ़ी कि यण कौन है? अंतस्थ है। तो शल कौन है? ऊष्म है। इसलिए परिभाषा हम पढ़ देंगे शलो ऊष्माणः, कि जो शल वर्ण होते हैं वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों कादियो मावसाना कौन है? स्पर्श है। यण कौन है? अंतस्थ है। शल कौन है? ऊष्म है। यण कितने हैं? 4 है यवरल के रूप में, और शल कितने हैं? 4 है स है के रूप में। 25 आपने स्पर्श पढ़े हैं, 4 आपने अंतस्थ पढ़े हैं, और 4 आपने ऊष्म वर्ण पढ़े हैं। और टोटल यदि इनकी संख्या जोड़ दी जाए तो आप समझ गए होंगे इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई है? 33। तो व्यंजन वर्णों के परिवार में हम 3 प्रकार के परिवार या 3 विभाग करके हम सीखते हैं, बांटते हैं। उन सभी प्रकार के परिवारों में सबसे जो बड़ा परिवार आप देख रहे होंगे वो तो किसका है? स्पर्श व्यंजन वर्ण का है। बोला स्पर्श वर्ण कौन है? तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने पर मुख के जो उच्चारण स्थान या जो कंठ तालु आदि हैं वो स्पर्श करते हैं, वो सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। बोला परिभाषा क्या है? तो कादयो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर म तक के वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण है। संख्या में कितने हो गए? 25 हैं। कहा इन्हें दूसरे किस रूप में जानते हैं? उदित रूप में जानते हैं। बोला उदित का मतलब क्या है? कि जिसमें रस्व उ लगाकर पढ़ा जाता है उसको हम उदित कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला पहला अक्षर लेते हैं, रस्व उ जोड़ देते हैं, जैसे कु, चु, टू, तु, पु, और ये क्या कहलाते हैं? उदित कहलाते हैं। तो उदित पूछे तो कुचु चतुपु बताना है, स्पर्श पूछे तो फिर कादयो मावसाना स्पर्शा बताना है। बोला कु का मतलब क वर्ग होता है, वो 5 अक्षर इसमें आएंगे। चू का मतलब च वर्ग होता है, 5 इसमें आएंगे। इसी प्रकार टू का ट वर्ग, टू का त वर्ग और पू का प वर्ग है। ये कु वर्ग यानी क वर्ग जो है वो आपका क से स्टार्ट होगा, पू मतलब प वर्ग जो है प फ प माता खत्म हो जाएगा। यही 25 अक्षर यहाँ आ रहे हैं, यही 25 व्यंजन वर्ण वहाँ आ रहे हैं। इसी प्रकार ये वर्गों में रहने वाले हैं, इसलिए इनका नाम वर्गीय व्यंजन वर्ण भी है। चले इसके बाद में कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, भीतर ही रहती है, उन वर्णों का नाम ही हमने भीतर प्राणवायु वाले वर्ण रख दिए, जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। बोला अंतस्थ वर्ण कौन कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा य वाला अंतस्थ है। बोला इनको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? हम यण वर्ण कहते हैं, इसलिए परिभाषा हो गई यणो अंतस्थाः। यण क्या है? अंतस्थ है। तीसरे जो परिवार के सदस्य हैं व्यंजन वर्ण हैं, उनकी परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर मुख की प्राणवायु मुख से तीव्र गति से बाहर निकलती हुई हल्का सा ऊष्मा का एहसास करवाती है, ऐसे वर्णों का नाम ही हमने ऊष्मा वाले वर्ण कह दिया, यानी ऊष्म व्यंजन वर्ण कह दिया है। कौन कौन है वो? तो वो 4 हैं, श, श, स, है, जिनको हमने शॉर्टकट में नाम दिया है शल। पढ़ेंगे आगे, ये सब हम प्रत्याहार हैं, तो इनका नाम कैसे दिया है? शलो ऊष्माण। अब ऊष्म वर्ण का मतलब दोस्तों ये भी नहीं है कि भाई जो है जैसे इनको पढ़ने लगेंगे और एकदम से गर्मी गर्मी हॉट वातावरण हो जाएगा, चारों तरफ सर्दी लग रही है और कहे मम्मी मुझे तो बहुत तेज सर्दी लग रही है, मैं क्या करूं? बोले बेटा तुम्हारे पास तो ऊष्म वर्ण है ना, पढ़ ले। और जैसे आप श है पढ़ने लगो और अरे बाप रे इतनी सारी गर्मी जो है पैदा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है।
याद रखिएगा, और आप सब समझते हैं कि जब भी हम कोई ज़्यादा प्रयास करके काम करते हैं, जहाँ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहाँ स्वतः ही हमें गर्मी का एहसास होता है। पढ़ाते समय जब हम बोल रहे हों और आप केवल सुन ही रहे हों, तो बोलने वाले को ज़्यादा ऊर्जा लगानी होती है, प्रयास करना पड़ता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा उसको जो है हल्का ऊष्मा का एहसास होता है। तो कहने का मतलब है कि ऊष्मा का हल्का एहसास करवाते हैं, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते कि चलता चलता आदमी ऊष्मा पड़ रहा था और आग लग गई, बोले क्या किया यार, बोला यार ऊष्मा पड़ रहा था मैं तो, और एकदम से बबकने लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा ऊष्मा का एहसास होता है, इसलिए इनका नाम हमने ऊष्म व्यंजन वर्ण रखा है। एक छोटी सी बात दोस्तों कि यण वर्ण पूछे तो आप बता देंगे य वर्ण। इसमें आपने नोटिस किया हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी वर्णमाला का जो क्रम है वो संस्कृत वर्णमाला के इन 4 वर्णों से अलग दिख रहा होगा आपको। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अलग ही होता है, य र ल व, है ना। हिंदी का जो क्रम है आपका वो ये रहता है, जबकि संस्कृत में दूसरी बार क्रम चेंज हुआ है इसका। पहले हम जब पढ़ रहे थे तो स्वर व्यंजनों में हमने क्रम परिवर्तन देखा, वहां हम पढ़ रहे थे कि ए आई ओ औ के स्थान पर संस्कृत में जो क्रम होता है वो ए ओ आई औ होता है, जबकि इनका तो कोई क्रम चेंज नहीं है, लेकिन इनका भी क्रम चेंज है। और ये परीक्षा में बड़ी बड़ी एग्जाम्स में वो है जो परीक्षण करता है आपका। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए कि यण कौन है तो फिर आपको क्रम हिंदी वाला नहीं मानना है। हिंदी में पढ़ रहे तो हिंदी वाला मानना है, लेकिन जब आप संस्कृत विषय में संस्कृत भाषा में पढ़ रहे हैं तो फिर आपका वहां क्रम क्या हो जाएगा, य व र ल। ऐसा होता है ना कई बार कि लोग, कोई बात नहीं साहब, ऐसे पूछे तो भी ठीक है, ऐसे पूछे तो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आ तो गए नहीं चारों के चारों। तो कई बार छोटी छोटी चीजें वो आपसे जानना चाहता है कि देखिए आपने संस्कृत भाषा अध्ययन में आपने इन चीजों को मौलिकता से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या फिर केवल काम चलो पढ़ा कि यण कौन है जी, बोला साहब यरलो भी यण है, या वाला भी यण है और या वरला भी बण है। तो याद रखिएगा क्रम परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे इन 4 को यण कहा, इन 4 को हमने शल कहा, यदि मैं इन दोनों को मिला दूं मान लीजिए, तो दोनों को मिलाने पर दोस्तों 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 वर्ण हो जाएंगे। और इन 8 वर्णों को यानी अंतस्थ और ऊष्म वर्णों को यदि मिला दिया जाए, दोनों को यदि एक ही कर दिया जाए, तो संख्या टोटल कितनी होगी आपकी, 8। और ये 8 वर्ण कौन कौन है, य व र ल श श स है। 4 और ये 4 जो 8 वर्ण आप पढ़ रहे हैं, इन 8 वर्णों में सबसे पहला अक्षर बताइए कौन है, यह है ना। यानी यह हो आदि में जिसके ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, यादी। बहुवचन में हो जाएगा यादी, यादी, यादय, जैसे आपने कादय पढ़ा ना वहां। ये 8 वर्ण यदि एक साथ लिख दिए जाएं दोस्तों, तो इन 8 वर्णों का नाम हो जाता है यादी वर्ण। परीक्षा में यदि पूछे कि यण, तो 4 बताने हैं, शल 4 बताने, अंतस्थ 4 बताने, ऊष्म 4 बताने। लेकिन परीक्षा में आ जाए कि यादी वर्ण कितने हैं, तो यादी से मतलब इनका है कि आप अंतस्थ को और ऊष्म को यानी यण को और सल को मिला करके पढ़िए, और इनकी संख्या फिर आप कितनी बता देंगे, 8। ऐसा पाणिनि शिक्षा में लिखा है। कुछ लोग इसको उल्टा करके भी पढ़ा देते हैं कि स पहले लग दे, मान लो श श श है को पहले पढ़ दें, या वरल को बाद में पढ़ दें, तो शादी भी हो सकते हैं, लेकिन होने को तो हो जाएंगे। पर पाणिनि शिक्षा में वहां लिखा है कि यादय ही अष्टौ स्मृताः, कि ये जो यादी वर्ण है वो 8 कहे गए हैं। तो जैसा शास्त्र कहता है हम उसका अनुसरण करेंगे। परीक्षा में कोई प्रश्न भी आता है तो फिर वो शास्त्र सम्मति आएगा, वो शादी क्यों पूछेगा आपसे। वैसे भी कोरोना में सब शादी वादी बंद है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यादी कितने हैं, 8 हैं, यानी अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं, और ऊष्म या सल कितने हैं, तो दोस्तों वो भी 4 हैं। तो परिवार में हमने देखा कि ये जो व्यंजन वर्ण है आपके वो मुख्य कितने हैं, 33, स्पर्श है 25, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म है। अंतस्थ और ऊष्म को यदि हम जोड़ दें तो 8 वर्ण आपके संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, यादी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आप लिखने का प्रोग्राम करेंगे, पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ तक है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये तो हमने एक सामान्य चर्चा करी है, और इनकी चर्चा पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में भी हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। इन व्यंजन वर्णों के अलावा भी अतिरिक्त भी उन 21 और 22 स्वरों के अतिरिक्त भी हमारी पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ की मैं भी चर्चा कर रहा था, जो वैदिक व्याकरण के ऊपर लिखी गई हैं, उस वैदिक व्याकरण में, पाणिनि शिक्षा में, वैदिक शिक्षा में, वैदिक प्रक्रिया में इन 33 मुख्य व्यंजन वर्णों के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण बताए गए हैं जिनका संस्कृत भाषा में व्यवहार में प्रयोग होता है। हालांकि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में भी उनका पाठ नहीं है, है ना। और
और इन 33 व्यंजनों में भी इसका कोई स्थान नहीं है, ना स्पर्श में आते हैं, ना अंतस्थ में आते हैं, ना उसमें में आते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका संस्कृत भाषा में व्यवहार होता है, जिनके बिना संस्कृत भाषा आगे नहीं बढ़ती है। बोलचाल और व्यवहार में हमेशा वो आते ही रहते हैं, जिनमें आप पढ़ते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय, उपदमानीय, यम और एक दुष्पृष्ठ जो आपका वर्ण होता है, इसको वाला डय और ढय का जो रूप होता है उसको हम देखते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में 33 से बढ़कर यदि मैं इनमें 9 वर्ण और जोड़ दूं तो संख्या टोटल आपकी कितनी हो जाएगी? 42। तो कहते हैं कि पाणिनीय शिक्षा में व्यंजन वर्ण कितने बताए गए? 42। जबकि मुख्य व्यंजन वर्ण आप कितने पढ़ रहे हैं? 33। कहा वो 9 व्यंजन वर्ण कौन से हैं? इसी की चर्चा हम आगे करेंगे कि वो 9 आखिर व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं।